मिश्रा, आप सभी का अभिवादन करता हूँ। मैं आज इस एनडीओटी मस्ती ने मुझे इनवाइट किया है और इन्होंने कहा है कि मैं कुछ अपने अनुभव यूनिवर्सिटी डेज के शेयर करूँ आपसे। काफ़ी दिनों के बाद एक तरह से अपने बहुत पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिल रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि नरेंद्र यूनिवर्सिटी मेरे लिए एक उस तरह से है जैसे एक माँ होती है, जिसकी गोद में मैं 6 साल तक मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। बहुत कुछ दिया यूनिवर्सिटी ने, बहुत से लोग मिले, बहुत सी यादें हैं, बहुत से संस्कार सीखे वहाँ से। और उसके बाद जिस तरह से एक विद्यार्थी आगे बढ़ता है, मैं समझता हूँ कि उस तरह से पाला पोसा यूनिवर्सिटी ने। अब कुछ यादें ताज़ा करने के पहले मैं कुछ हमारे गुरुजन भी जुड़े हैं, मैं उनका प्रणाम करना चाहता हूँ। उनको प्रणाम करने के साथ हमारे मित्रगण भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का अभिवादन। और फिर से एक बार मिलने का मौका, तो लगता है कि बहुत सी बातें शेयर की जाए। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे इस स्ट्रीम में कैसे आना हुआ। तो नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 30 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, रुदौली ब्लॉक में गहन्ना गांव। तो प्रायः वहाँ चर्चा होती थी कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, और ये एक सौभाग्य की बात थी कि यूनिवर्सिटी तभी खुली थी जब मेरा जन्म हुआ था। तो शायद मैं कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी मेरे लिए खुली थी। फिर एक टर्न ये आया कि जूनियर हाई स्कूल में जब एडमिशन लिया, तो वहाँ एक ऑप्शन होता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। एक ट्रेड सब्जेक्ट हुआ करता है, जिसमें 3 ऑप्शन थे कि आप सिलाई पढ़ेंगे, या काष्ठ कला पढ़ेंगे, या फिर एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। तो मैंने डिस्कशन किया, पेरेंट्स से भी डिस्कशन किया और लोगों से भी किया। तो कई लोगों ने कहा नहीं, एग्रीकल्चर पढ़ो, इसमें रोजगार की गारंटी होती है। तो ये सोच के कि इसमें रोजगार की गारंटी होती है, तो मन में आया चलो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। चूंकि घर में खेती हो रही थी, खेती से हम लोग जुड़े हुए थे, तो एक अच्छा लगा कि चलो हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। एक वहाँ पर मॉडल स्कूल फैजाबाद में हुआ करता था, तो वहाँ मैं पढ़ रहा था। तो वहाँ एक टीचर हुआ करते थे जो एग्रीकल्चर पढ़ाते थे, और वो प्रायः नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जाते रहते थे, और जब लौट के आते थे वो अपने अनुभव शेयर करते थे। बड़े खुश होते थे, उनके चेहरे की जो चमक होती थी, वो लगता था कि यार कुछ ये लेके आए हैं, कुछ इनके अंदर एनर्जी आई है, और क्या लेके आए हैं। तो बड़े गर्व से वो शेयर किया करते थे। तो मुझे भी लगा कि यूनिवर्सिटी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और एग्रीकल्चर स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब ये बात आगे बढ़ी, तो हम लोग 8वें के बाद ये हो गया कहाँ पढ़ा जाए। कई जगह एडमिशन हुए, लेकिन अंतिम में ये डिसाइड हुआ कि चूंकि एग्रीकल्चर पढ़ना है तो एग्रीकल्चर का कॉलेज भी ढूंढना है। अच्छा, संयोग बस कॉलेज जो था वो 10 किलोमीटर गांव से दूर था। तो एंट्रेंस एग्जाम हुआ, एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए, और ये बात थी 1988 की। और वहाँ हाई स्कूल तक एग्रीकल्चर था। उसके बाद ये था कि किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे। पढ़ाई शुरू होती है, और पढ़ाई के लिए वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी, उसमें आज की डेट में लोग थोड़ा सा आश्चर्य करेंगे, लेकिन जो हमारे जमाने के होंगे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ा सा हॉल था, हॉल में कुछ क्लास में तो बैठने के लिए टाटपट्टी हुआ करती थी, और कुछ में कुर्सी मेज लगी थी। यहाँ तक स्थिति थी कि कुछ क्लास जो थे, बहुत जो हायर क्लास थे उसी में पंखे हुआ करते थे, और जो छोटी क्लास थी उसमें पंखे नहीं होते थे। हम लोगों के गांव में भी बिजली नहीं हुआ करती थी। बिजली बहुत बाद में आई, कहीं 95 के आसपास बिजली आई। तो लैंप से और दिए से पढ़ाई हुआ करती थी। और अगर हम और बैक में जाएं थोड़ा सा 81 के आसपास, तो प्राइमरी स्कूल जो था वो बड़ा गांव प्राइमरी स्कूल था, जहाँ पढ़ाई किया। तो लकड़ी की तख्तियां हुआ करती थी, और लकड़ी की तख्तियों पर
कालिख से पोत करके लिखा जाता था। उसमें भी एक कंपटीशन होता था जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे कि शीशी, कांच की शीशियों से उसकी घुटाई होती थी। कौन कितना अपनी तख्ती को चमका लेता था, ये बड़ा सवाल हुआ करता था, और जिसकी तख्ती ज़्यादा चमकती थी, वो ज़्यादा अच्छा विद्यार्थी माना जाता था। तो इस तरह से एक सफ़र शुरू होता है। फिर जब हम लोग इंटर कॉलेज में आ गए, तो हाई स्कूल जब पास हो रहे थे, तो ये प्रश्न था कि हाई स्कूल के बाद कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर स्ट्रीम नहीं थी और मान्यता भी शायद बहुत मुश्किल से मिला करती थी उस समय। लेकिन कुछ ऐसा संयोग हुआ कि ठीक उसी समय 1990 की बात थी कि जैसे हम लोग पास हो रहे थे, तो विद्यालय ने एक खुशखबरी सुनाई। विद्यालय का नाम बल्लभा है, ड्योढ़ी के पास स्थित है, कि इंटर तक एग्रीकल्चर स्ट्रीम आ गई है। तो ये हुआ कि अब दूर नहीं पढ़ने जाना पड़ेगा, यहीं पढ़ सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को हम लोगों ने वहीं कंटिन्यू किया और इंटरमीडिएट तक, यानी 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई वहाँ पूरी की। अब एक टॉपिक चूंकि हमारे जूनियर्स ने रख दिया है, और ये थोड़े बदमाश भी हैं, लेकिन अच्छा किया इन्होंने इन्होंने टॉपिक रखा बाइसिकल टू ब्यूरोक्रेसी। तो बाइसिकल की कहानी अगर नहीं बताऊंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। बाइसिकल की कहानी ये थी कि जब इंटरमीडिएट में आए तो 10 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लगता था लगभग। सड़कें पक्की नहीं थी, रास्ते में एक आध गांव ऐसे थे जहां पर बहुत कीचड़ हुआ करता था, और बारिश में तो अक्सर कीचड़ हो जाता था। साइकिल चलाने में कीचड़ में जो मेहनत लगती है उसका एहसास मैं बताता हूँ आपको, कि कभी कभी बारिश के बाद जब वो ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, थोड़ी बारिश होकर निकल जाती थी, तो कीचड़ बनता था और वो साइकिल के मडगाड़ में फंस जाया करता था, और उसको निकालने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी कि कभी कभी रुलाई आती थी कि ये स्कूल की क्लासेस कहीं छूट ना जाए, हम लोग इसी में फंसे रह जाएंगे। वो उस दौर की बात हुआ करती थी जब हमारे साथ के कई विद्यार्थी इस संकट को झेलते थे। और गजदुआ एक गांव हुआ करता था जहाँ पे हम लोग ये समस्या अक्सर झेला करते थे, और जब पहुंचते थे स्कूल तो भाग दौड़ के किसी तरह पहुंच जाते थे, लेकिन ये रहता था कि हाँ, आज किसी तरह से बच गए, अगले दिन थोड़ा जल्दी निकलेंगे। फिर एक दौर चला, वहाँ विनोद मास्टर साहब आए थे वल्लभ भाई स्कूल में। वो चूंकि नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के ही पढ़े थे, तो उन्होंने एक प्रेरणा उत्पन्न की कि नहीं, आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे। और उस समय चूंकि कंबाइंड यूपी हुआ करता था, ये उत्तराखंड अलग नहीं बना था, तो 3 ही यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की हुआ करती थी। एक पंतनगर हुआ करती थी, दूसरी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर, और तीसरी नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद हुआ करती थी। तो इनके एंट्रेंस एग्जाम होते थे, और एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही टफ हुआ करता था। उस समय भी टफ था और आज भी टफ है। एग्जाम दिया गया, और एग्जाम देने के बाद चूंकि कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम था, पास भी हो गए। तो बहुत खुश हुए, विद्यालय के लोग भी खुश हुए, घर परिवार के लोग और गांव के लोग भी खुश हुए, और एक एप्रिसिएशन के साथ ये हुआ कि चलो भाई एडमिशन लेना है। हम लोग गए, कानपुर में काउंसलिंग थी, कंबाइंड काउंसलिंग थी, तो ये हुआ कि कहाँ चुना जाए, कानपुर चुना जाए या फैजाबाद चुना जाए। तो ये हुआ कि घर के पास है, तो घर के पास रहना ज़्यादा ठीक है, घर के पास रहेंगे और थोड़ा सा बाकी सुविधाएं भी, फैसिलिटी रहेंगी। पिताजी ने भी यही स्वीकार किया कि घर के पास रहेंगे। फिर एडमिशन लेके नरेंद्र देव आ गए, और एडमिशन तो हो गया था लगभग जुलाई के लास्ट में, लेकिन जो सेशन शुरू होना था वो सेशन शुरू हुआ जाकर के जनवरी में, क्योंकि 6 महीने यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर लेट चल रहा था। और ये लेट कतिपय कारणों से चल रहा था, वो बहुत लंबी कहानी है, कभी साइन डाई हुई होगी, और उसका इफेक्ट सारे बैच झेल रहे थे, हम लोग भी झेल रहे थे, सारे बैच झेल रहे थे। उसके बारे में भी आगे बताएंगे कि कैसे फिर वो सेशन रेगुलर हुआ। फिर हम लोग एडमिशन शुरुआत हुई, और पहली क्लास जनवरी में जब हुई तो प्रोफेसर जयदेव शर्मा की थी, मेट्रोलॉजी की। जब वहाँ पहुँचे, सुबह सुबह मॉर्निंग 7:30 क्लास शुरू हो जाया करती थी। पहुँचे तो मेट्रोलॉजी की बहुत बड़ी एक फील्ड लैब थी, उसमें रेन गेज से लेकर के विंड नापने और मॉइस्चर रीडर, सारा मतलब सब कुछ, सारे इक्विपमेंट हुआ करते थे। तो ये बात आई, सारे बैच ने कहा कि सर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, आप हिंदी में पढ़ाइए।
क्योंकि सारे स्टूडेंट्स लगभग 2-4 को छोड़ के सब हिंदी बैकग्राउंड से गए हुए थे। कुछ थे जो कॉन्वेंट और उसके थे, उनको देख के डर भी लगता था कि यार ये इनके साथ कैसे हम आगे बढ़ पाएँगे, कैसे कम्पीट कर पाएँगे। तो प्रोफ़ेसर जयदेव शर्मा ने एक बात कही जो पूरे बैच के लिए, उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो आपको ठीक लग रहा है कि आप हिंदी में पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में लेटर ऑन जब आपको बड़ी क्लास में जाएँगे और एडवांस किताबें पढ़ेंगे, तो आपको हिंदी में किताबें हो सकता है ना मिले। तो कम से कम ठीक है, आप हिंदी में समझना चाह रहे हैं, हम समझा देंगे, लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करिए कि इंग्लिश में पढ़ते रहिए। और इस तरह से हम लोगों की शुरुआत हुई, जहाँ पर हम लोगों ने इंग्लिश को फ़ोकस करना शुरू किया। फिर ये उसी स्पीड से हिंदी से सीधे हम लोग जंप किए थे, उसी स्पीड से हम लोगों ने नोट्स लेने शुरू किए और स्थिति कभी-कभी इतनी बढ़िया होती थी कि टीचर जितनी भी स्पीड से बोले, 3rd ईयर तक आते-आते या 2nd ईयर तक आते-आते, वो कितने भी स्पीड से बोलो, हम लोग नोट्स लेने में सक्षम हुआ करते थे। अब आपको एक इंटरेस्टिंग घटना बताते हैं कि शुरुआत में जब एडमिशन लिया तो रैगिंग तो होती ही थी यूनिवर्सिटी में और सीनियर का सम्मान करना एक बड़ी बात थी कि नहीं सम्मान किया, तो आपको पनिशमेंट तो मिलना ही था। ऐसे ही हम लोग रैगिंग के दौर से गुजर रहे थे, तो एक चर्चित अभिनेत्री उस समय हुआ करती थी, दिव्या भारती। उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो हमारे सीनियर्स ने प्लान किया कि इनको श्रद्धांजलि देनी है और वो भी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के सामने श्रद्धांजलि देनी है। अब ये लोग पहुंच गए वहां पर, श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंच गए और पीछे से हम लोगों को जूनियर बैच आ रहा था, जिसको इन्होंने वहां पे कैच कर लिया। सीनियर्स ने कैच कर लिया, जो कि उनकी संख्या सीमित थी। उन्होंने कैच कर लिया जूनियर बैच को कि आप लोग भी इसमें शामिल होंगे, इस श्रद्धांजलि सभा में आप लोग भी शामिल होंगे। अब श्रद्धांजलि सभा में हम लोग पीछे लाइन में हम लोगों को भी लगा दिया गया। कोई मतलब नहीं था, न जानते थे दिव्या भारती कौन है, न कुछ मतलब था, लेकिन फिर भी श्रद्धांजलि सभा में लगे हुए थे। अब ये जब लगे हुए थे, तब तक पीछे से डीन स्टूडेंट वेलफेयर, बहुत ही कट्टर हमारे सर थे, प्रोफेसर साहब, जो कि फॉरेन के पढ़े हुए थे, बड़े डिसिप्लिन थे, वो आगे कहीं से और आते ही उन्होंने अपनी कड़क आवाज पूछा, ये क्या हो रहा है। जब ये बात हुई कि क्या हो रहा है, तो सब लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और सारे लोग जिधर से भी निकल के भागते बनता था, सब लोग भाग लिए। लेकिन हम लोग चूंकि जूनियर थे, ज्यादा सबको पता नहीं था, नाम नहीं पता था, लेकिन सीनियर्स के नाम पकड़ में आ गए थे, तो उन पे कंडक्ट रूल लगा। मैं प्रणाम करता हूँ हमारे प्रोफेसर जो पूर्व कुलपति रहे हैं, डॉक्टर बीबी सिंह सर हैं। मुझे सूचना मिली है, मैं प्रणाम करता हूँ सर को और इस स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि सर ही DSW थे। तो सर ने जो डिसिप्लिन सिखाई हम लोगों की, वो आज भी हमें याद है कि कैसे डिसिप्लिन से आगे बढ़ा जाता है और एक अच्छे प्रोफेसर के अंदर वो सारे गुण होते हैं कि कैसे बच्चे को एक शेपिंग दी जाए। सर ने ऐसा हम लोगों को दिया। फिर वहां से सारे लोग भागे और जो सीनियर्स थे वो कुछ पकड़ में आ गए और पकड़ में आने के बाद उन पे थोड़ी पेनाल्टी और कंडक्ट रूल सब लगे। तो एक घटना ये थी। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा एपिसोड आता है जिसमें हमारे कुछ बैच के लोग, जो हम 32 लोग हुआ करते थे, और 32 लोगों में ये था कि एक बड़ी यूनिटी थी। आपस में डिस्कशन होता था, आपस में चर्चा होती थी, बातें होती थी, यहाँ तक कि नोट्स भी शेयर होते थे। कंपटीशन तो होता था, लेकिन कंपटीशन के साथ ये नहीं था कि एक दूसरे की टांग खींचनी है। नोट शेयर होते थे और प्रायः जो चीज छूट जाती थी, किसी की क्लास में छूट गई तो दूसरे क्लास में वो ले लेते थे। एक और घटना उसी हॉस्टल डेज की सुनाता हूँ। हॉस्टल डेज में जब हम लोग थे तो एक 2 लोग एक कमरे में थे, हमारे सहपाठी, और वो बैचमेट थे राजीव और नीरज। तो मनसाराम सर की क्लास थी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वो पढ़ाते थे और इतने सख्त थे कि कोई 1 मिनट लेट होता था तो उसको क्लास में घुसने नहीं देते थे। तो हुआ यूं कि उस दिन सारे लोग आ गए और सबकी नजरें थी कि ये दोनों लोग कहाँ रह गए। और मनसाराम सर अपने डिसिप्लिन के बारे में जितने सख्त थे उतने ही वो नॉलेजफुल थे और IIT खड़गपुर के पढ़े हुए थे, कैलिब्रेशन तक पढ़ाते थे। मतलब हम लोग जो छोटी छोटी चीजें जो हम लोग समझते थे कि इसको कैसे हम वर्कआउट करेंगे, वो भी मनसाराम सर बड़ी आसानी से समझा दिया करते थे।
फिर ये दोनों लोग, क्लास स्टार्ट हो गई और ये दोनों लोग आए जब वहाँ पर, क्योंकि 75% अटेंडेंस इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, तो 75% अटेंडेंस अगर नहीं होती तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता था। ये दोनों लोग 5 मिनट लगभग लेट आए। 5 मिनट लेट आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो मनसाराम सर ने कहा कि क्यों इतना लेट क्यों आए? तो एक ने कहा कि सर जो घड़ी थी हमारी वो 5 मिनट लेट सेट हो गई थी और अलार्म देर में बजा। दूसरे से पूछा कि तुम क्यों लेट आए? तो उसने भी कहा कि सर घड़ी का अलार्म देर में सेट हुआ था और 5 मिनट लेट था इसलिए हम लेट आए। बोले ऐसा कैसे होता है कि दोनों लोग लेट आए? ये तो हो सकता है कि एक लेट आए लेकिन दोनों लोग लेट आए। तब ये बात खुद बताई गई उनको कि नहीं सर, दोनों ये रूम पार्टनर हैं, तो एक के साथ जो घटना हुई वही दोनों के साथ घटना हुई। हंसते हंसते क्लास लोट वोट हो गई। उसके बाद फिर उनको मनसाराम सर ने एंट्री दिया। खैर ये भी एक यादगार घटना रही। उसके बाद हम लोग कभी लेट नहीं हुए क्लास में, या जहाँ भी ऐसी आवश्यकता रही लेट नहीं हुए। पढ़ाई के दौरान कुछ, चूंकि जूनियर छात्र भी सुन रहे होंगे हमें, मैं बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे माहौल बनने लगा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, और एक स्ट्रीम इस तरह आगे बढ़ रही थी जिसमें कि सिविल सर्विस के लेकर काफ़ी रुचि आ रही थी लोगों में। और मेरा घर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 किलोमीटर यूनिवर्सिटी से दूर है, तो मैं साइकिल से ही ट्रेवल करता था और सप्ताह में एक बार जाता था, एक बार आता था। कभी-कभी स्थितियाँ ऐसी होती थी कि रास्ते में बारिश हो गई तो छुपने की जगह भी नहीं मिलती थी, उसमें भीगते हुए भी जाते थे, लेकिन ये था कि टाइम से क्लास अटेंड करनी है। और कभी-कभी जब पहुँचते थे क्लास में तो 30 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद जो हालत होती थी, जब बैठते थे बेंच पर और पढ़ने के लिए पेन उठाते थे, तो लगता था कि यार पढ़ाई करें कि अपनी थकान उतारें, लेकिन फिर भी एक जुनून था कि पढ़ेंगे, किसी भी तरह से पढ़ के आगे बढ़ना था और आगे निकलना था। तो ये जो बाइसिकल टू ब्यूरोक्रेसी वाली बात है, ये आप समझ सकते हैं कि उस थकान में भी हम लोग इतनी मेहनत किया करते थे। एक अगली घटना जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी यूनिवर्सिटी के समय में अगर आप वॉच करेंगे या अगर आप पृष्ठभूमि निकालेंगे तो शायद ही कभी कोई ये घटना घटी होगी, और ये घटना थी कि सेशन को रेगुलर किया जाए। हम लोग सेकेंड ईयर पार कर चुके थे और चूंकि डिग्री मिलनी थी हमें दिसंबर में, जिस सेशन में हमारे 4 साल का कोर्स हुआ करता था, और 92 में एडमिशन लिया था और 96 में डिग्री मिलनी थी 4 साल बाद। जो डिग्री हमें जून में मिलनी थी वो डिग्री कहीं जाकर के हमें दिसंबर में मिलनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर के बाद हमें अगले जून तक इंतजार करना था कि जब एंट्रेंस एग्जाम होता तो हम कहीं एंट्रेंस एग्जाम देते, उसके बाद हम सेलेक्ट होते। यानी जो 4 साल की डिग्री थी वो 5 साल की बन रही थी। हमारे ग्रुप में एक बहुत ही शार्प नेचर के आशीष सिंह, जिनको बहुत से लोग झब्बू के नाम से जानते हैं, वो हुआ करते थे। राघवेंद्र सिंह, सत्यव्रत द्विवेदी, विपिन, राजेश, संजय, इस तरह के रितेश, जो आज कर्नल हैं आज की डेट में, तो इस तरह के लोग हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा यार ये तो हमारे साथ एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और ये मान लिया जाएगा कि एक तरह से हम लोग एक साल फेल हो गए, और अभी तक हम लोग कभी फेल नहीं हुए, और ये जो स्थितियां बन रही हैं उससे सेमेस्टर लेट होने से बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, उसके पहले भी कई बैच पार कर चुका था, सबने प्रयास किया था कि किसी तरह से सेमेस्टर रेगुलर हो जाए, सेशन रेगुलर हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो इसकी बाकायदे प्लानिंग आशीष ने बनाई कि कैसे हम सेमेस्टर को रेगुलर करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। और उस उम्र में जब आप समझ सकते हैं कि एक टीनेजर्स के आसपास या टीनेजर से एक आध साल प्लस में ही गाड़ी रहती है, तो ना तो ज्यादा भविष्य के लिए बहुत ये रहता है कि क्या होगा, और ये भी नहीं रहता है कि अच्छा जो होगा देखा जाएगा, ये भी एक दिमाग में बना रहता है। तो प्लान बना कि चलो मिलके हड़ताल करते हैं। तो ये हुआ कि हड़ताल कैसे की जाए। तो ये हुआ कि चूंकि ये मामला बहुत छोटा नहीं है कि सेमेस्टर को कंडेंस करना है, सेमेस्टर को कंडेंस करवाना और यूनिवर्सिटी प्रशासन इतनी आसानी से मानेगा नहीं। तो आशीष ने और बाकी और साथियों ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई, उसमें हम लोग भी शामिल थे, कि शुरुआत करते हैं, एक डिमांड लेटर भेजते हैं। तो डिमांड लेटर भेजा गया, वीसी साहब ने डिमांड लेटर पढ़ा होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ डिमांड लेटर के बाद फिर दोबारा जब परिस्थितियां लगी कि कुछ हैंडल नहीं हो रही हैं,
तो हम लोगों ने प्लान किया कि भूख हड़ताल की जाए। और ये भूख हड़ताल कहाँ की जाए, उसमें ऑडिटोरियम का जो मेन कैंपस का प्रेमाइस था, उस समय इतने कॉलेज नहीं हुआ करते थे नरेंद्र यूनिवर्सिटी के, अब तो बहुत से कॉलेज खुल गए। उस समय केवल 2 ही कॉलेज हुआ करते थे और वो भी मेन कैंपस में थे। फिर वहाँ पे ये हुआ कि जो मेन कैंपस का मेन ग्राउंड है, वहाँ पे हड़ताल की जाएगी। तो 6-7 लोग तैयार हुए इसमें कि कौन-कौन भूख हड़ताल में बैठेगा। उसमें आशीष हो गए, मैं हो गया, राजेश थे, संजीव थे, संजीव के साथ और भी लोग, विपिन। तो इस तरह से एक और भी था। कई लोग मिल करके सब लोगों ने प्लान बनाया और सीनियर्स को भी हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में लिया कि सर इस तरह हम लोग करने जा रहे हैं। बड़ा रिस्की था। फिर ये हड़ताल शुरू होती है और भूख हड़ताल का एक रिकॉर्ड नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में बनता है। और वो इसलिए बनता है, एक पॉजिटिव काज के लिए बनता है। ऐसा नहीं कि कोई हम लोग निगेटिव या किसी एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए या पर्चा रद्द कराने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये था कि हमें ज़्यादा पढ़ा लो आप, ठीक है, लेकिन हमारा सेमेस्टर लंबा नहीं खींचना चाहिए और हमें टाइम से डिग्री मिलनी चाहिए। तो उसके लिए फिर जब हड़ताल का एक थोड़ा चरम शुरू हुआ, तो चरम शुरू होता है तो जैसा होता है सामान्य प्रशासन में, चूंकि आजकल हम लोग भी यही करते हैं, देखते हैं इन चीज़ों को, तो वार्ता के लिए बुलाया गया। वार्ता के लिए बुलाया गया तो पहली टीम जो वार्ता के लिए गई, उसने ये समझौता कर लिया कि जून के बजाय अगस्त में अगर डिग्री मिल जाती है तो चूंकि हम एंट्रेंस एग्जाम लेट कर देंगे, नरेंद्र यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि हम एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए लेट कर देंगे और आप अगस्त तक डिग्री ले लो और इस हड़ताल को समाप्त कर दो। तो एक पहला समझौता जो हुआ वो लेके हम लोग आ गए, लेकिन जैसे ही हम लोग आए, वहाँ पे जो लोग बैठे थे 20-25 लोग, वो बुरी तरह रिएक्ट कर गए। बोले ये तुम लोगों ने क्या किया, कैसे समझौता कर लिया, ऐसा समझौता होता है क्या? हम लोग जून में डिग्री लेंगे और आप अगस्त में लेके आ गए हो। और उसके बाद जो स्थितियां पलटती हैं, पूरा यूनिवर्सिटी के जो हमारे सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, बहुत बड़ा एक बगावत होती है और सारी पूरी यूनिवर्सिटी शामिल हो जाती है, उस हड़ताल में शामिल हो जाती है। हम लोग 3rd ईयर में थे और हमें उम्मीद नहीं थी कितने लोग हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, और एक पूरी यूनिवर्सिटी उस हड़ताल में शामिल हो जाती है कि नहीं, सेशन तो रेगुलर होना चाहिए, इन लोगों की जो जूनियर्स की डिमांड है वो सही है। उसके बाद ये हड़ताल 2-4 दिन और चलती है और काफ़ी प्रेशर, काफ़ी दबाव के बावजूद भी ये सफलता हम लोगों को मिलती है कि सेमेस्टर रेगुलर हो जाते हैं, सेशन जो होते हैं कंडेंस हो जाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर रहा कि हमें हमारे जो पढ़ाई के घंटे थे वो बढ़ा दिए गए और उसमें हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, यहाँ तक कि कभी-कभी इवनिंग क्लास भी ज़्यादा लंबे समय तक करनी पड़ती थी। लेकिन आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग कभी बदतमीज जैसा व्यवहार नहीं करते। जब भी हम लोगों की जो हड़ताल थी उसमें एक बड़ी शालीनता से व्यवहार रहा। वही प्रोफेसर्स जो हमको मनाते थे, डांटते थे, उनके साथ हम लोग डांट खाते थे और शाम को जो उनकी क्लास होती थी तो जाके उसी में पढ़ते भी थे। कहीं से झलकने नहीं देते थे कि सुबह हम आपसे रुष्ट थे और आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं और शाम को फिर जाके उसी क्लास में पढ़ना। आप सोच सकते हैं कि नजरें कैसे मिलाई जा सकती हैं, और ये तभी संभव था जब आप अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहें और दूसरा भी अपने सिद्धांत पर दृढ़ है। प्रोफेसर्स हमारे जो थे वो बड़े काइंड इनफ थे और बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेसर्स हुआ करते थे नरेंद्र यूनिवर्सिटी में, जिसमें डॉक्टर आर के पाठक का नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर IS सिंह, डॉक्टर HK सिंह, डॉक्टर RA पाठक और प्रोफेसर BB सिंह। इस तरह से निमेटोलॉजी में बड़े नाम हुआ करते थे। एंड अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की भी और जेनेटिक्स की भी बात करें तो कुछ ऐसे नाम हुआ करते थे जिनको देख के लगता था कि हाँ यार, ऐसे से इंटरनेशनल साइंटिस्ट हमारे यहाँ हैं तो क्यों ना हम लोग भी कुछ अच्छा करें। तो इस तरह से एक BSc का जो BSc AG का दौर था ग्रेजुएशन का, वो गुजरा। 1996 में आके हम लोगों ने टाइम से डिग्री लिया और लगे हाथ नेक्स्ट सेशन में एंट्रेंस एग्जाम से फिर से एडमिशन ले लिया। एक बार और बताते चलें कि एग्रीकल्चर स्ट्रीम में जो GRF होता है वो MSc में ही मिल जाता है, तो UG में ही तैयारी करनी पड़ती है GRF की। तो उसमें GRF में काफ़ी सीनियर्स थे जो हमें सपोर्ट किया करते थे, वो पढ़ाते थे बाकायदे, और वो पढ़ाते थे, ग्रुप में पढ़ाते थे। उसकी वजह से हम में से काफ़ी लोगों ने GRF निकाल लिया था और GRF निकालने के बाद हम लोगों ने एक फेलोशिप के साथ PG में एडमिशन लिया था।
अब जब पीजी में आ गए तो ये बात आई कि कैरियर के लिए भी कुछ करना है। तो कैरियर की जब बात आई तो ये हुआ कि सिविल सर्विस में। और मैं एक घटना और बताना चाहता हूँ, उस समय हमारे यहाँ अयोध्या से एक संत आया करते थे। तो अक्सर वो कहते थे कि बेटा तुम सिविल सर्विस में जाओ, तुम सिविल सर्विस में जाओ। तो ये बात कहीं दिमाग में एक कोने में घुसी हुई थी। और बीएससी के दौरान से ही हम लोग पढ़ाई किया करते थे। क्रॉनिकल हो गई, प्रतियोगिता दर्पण हो गई। कुमारगंज में एक शॉप थी पाठक की, बुक स्टॉल हुआ करता था। और जो लोग खाने के शौकीन थे वो बगल में उसके एक ढाबा भी हुआ करता था, या कह लें उसको छोटा सा होटल था, वहाँ भी जाते थे। और पाठक की स्टाफ से हम लोग कंपटीशन की बुक्स लाते थे, रोजगार समाचार लाते थे और आपस में शेयर करते थे, पढ़ते थे। इस तरह से उसकी सिविल की तैयारी शुरू हुई। इसी दौरान एक सफलता मिली हमारी यूनिवर्सिटी में उमेश नारायण पांडे जी को। उमेश नारायण पांडे जी ने पहली बार पीसीएस क्वालिफाई किया। वो पीएचडी हॉस्टल में गंगा में रहा करते थे। और जब उन्होंने क्वालिफाई किया तो सबको हिम्मत आ गई और धीरे धीरे सारे लोग जुटने लगे। फिर संजय चौहान जी उसमें हमारे सीनियर थे। उन्होंने कहा कि चलो ललित बैठते हैं सब लोग एक साथ और एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं। मैं जो जूनियर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि ग्रुप डिस्कशन हमेशा हमारे लिए फायदेमंद रहा। और जब भी हम तैयारी के लिए बैठे तो चूंकि रोज कुछ समय तो देते थे ही पढ़ने के लिए, लेकिन जब ग्रुप डिस्कशन करते थे तो उसका एक डबल ट्रिपल इफेक्ट आता था। तो हम लोग उनके घर जाया करते थे और घर जाते थे। मैं, राजपति शुक्ला और चंद्रशेखर पांडे जी थे। तो सब लोग उनके घर जाया करते थे और सब लोग मिल के वहाँ पे एक नीचे बैठा करते थे। तो उस कमरे में वो सर्वेंट रूम था, वहाँ पे पंखा नहीं हुआ करता था। तो पंखा नहीं था तो ये बड़ी दिक्कत आती थी, बड़े पसीने होते थे। यही समय होता था जब हम लोग आप महसूस कर सकते हैं ह्यूमिडिटी कितनी होती है उसके बाद। तो संजय चौहान सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कोई वो रेडियो का कोई फैन उठा लाए वो, और रेडियो का फैन उठा के उन्होंने उसको टांगा, फैन के जगह पे टांगा। तो वो इतनी हवा देता था कि हम लोग केवल एक पेपर लेते थे, पन्ना लेते थे किसी अखबार का किसी का, और उसको उठा के देखते थे कि पन्ना हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। और ये पन्ना अगर हिल रहा है तो इसका मतलब पंखा चल रहा है, और पंखा चल रहा है तो ये सर्टिफिकेशन होता था कि हाँ हवा लग रही होगी। तो इस तरह से पढ़ाई शुरू हुई। पहली बार जब हम लोगों ने एग्जाम दिया तो पहला प्री मेरा नहीं हुआ। दूसरे प्री में भी संजय सर का भी नहीं हुआ। दूसरा प्री जब दिया गया तो पीसीएस का, तो दूसरे प्री एग्जाम में रिजल्ट आने के पहले मैं अक्सर हनुमान जी के मंदिर जाता था। कुमारगंज में हनुमान जी का एक मंदिर है और वहाँ मैं अक्सर हर मंगलवार जाता था। तो संजय चौहान सर मुझे थोड़ा चिढ़ाया करते थे कि तुम बहुत मंदिर जाते हो। जब देखो तुम मंदिर जाते रहते हो। मैंने कहा सर मैं मंदिर जाता हूँ सबके लिए जाता हूँ, अकेले के लिए नहीं जा रहा हूँ, आप भी निश्चिंत रहिए। जब प्री का एग्जाम हो गया और रिजल्ट आने के पहले ये स्थितियां बनी कि संजय चौहान सर मुझसे पहले उस मंदिर में खड़े मिलते थे और मैं बाद में पहुंचा तो वो पहले पहुंच जाते थे। तो ये भी एक घटना याद करने योग्य रही कि जो कभी मंदिर नहीं जाते थे। आजकल संजय चौहान सर के बारे में बता दूं कि वो मुरादाबाद में नगर आयुक्त हैं और वो सीनियर यूपी के सीनियर पीसीएस ऑफिसर्स में हैं। तो काफी कुछ उन्होंने हम लोगों को बताया, शेपिंग दिया और पढ़ाई का एक अच्छा सा माहौल डेवलप किया। रेडियो हमारी एक बहुत बड़ी कड़ी हुआ करती थी। रेडियो हम लोग जरूर सुनते थे जिससे न्यूज से अपडेट रहें। अखबार को पढ़ते थे और उसको नोट भी करते रहते थे। यूनिक एक गाइड बड़ी मोटी सी हुआ करती थी उस समय, अब भी शायद चल रही होगी। उस गाइड सबके पास हुआ करते थे, सभी लोग उसको पढ़ा करते थे। हमारे बैच के कई लोग उसको उस तरह से पढ़ाई करके आगे निकले। मैं नाम लेना चाहूंगा, सत्यव्रत द्विवेदी आजकल डीन है बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और राघवेंद्र सिंह साइंटिस्ट हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं अटारी में। इस तरह से कर्नल रितेश सिंह वो इंडियन आर्मी में है। मेरे ख्याल से इंडियन आर्मी में अब तक की हमारी नरेंद्र देव से होल्ड की गई सबसे बड़ी पोस्ट में वो पहुंचे हैं। कुछ लोग हमारे जो सीनियर्स थे वो वाइस चांसलर लेवल पे भी पहुंच चुके हैं। इसी पूरे उसके घटनाक्रम में मैं एक छोटी सी घटना और शेयर करना चाहता हूँ जो बाइसिकल से जुड़ी हुई है, जो कि टॉपिक ही है बाइसिकल से जुड़ा हुआ। एक बार मैं घर वापस जा रहा था
यूनिवर्सिटी से। शाम को निकला लगभग 5 बजे और सूरज डूबने का हो रहा था। जैसे ही 4-5 किलोमीटर पहुँचे होंगे तो उस समय साइकिल पंचर हो गई। अब साइकिल पंचर हो गई तो कैसे आगे बढ़ा जाए? 30 किलोमीटर का सफ़र था और 4-5 किलोमीटर तय हुआ था। तो ये हुआ, किसी ने बताया कि आगे एक जगह पंचर वाला बैठता है, आप चले जाओ वहाँ पे, तो बना देगा। तो मैंने जेब टटोली तो जेब में हमारे पास 2 रुपए शायद हुआ करते थे उस समय। तो आगे बढ़े, तो जब उस साइकिल पंचर वाले के पास पहुँचे तो उसने कहा कि मैंने उसको पहले ईमानदारी से बताया, मैंने कहा मेरे पास 2 ही रुपए हैं और इससे ज़्यादा नहीं है, अगर आप साइकिल बना देंगे तो हम अपने घर पहुँच जाएँगे। तो उसको पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसने कहा कि नहीं, हम 2 रुपए में साइकिल नहीं बनाएँगे। उसको लगा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसने कहा 2 रुपए में साइकिल नहीं बनाएँगे। तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरे पास वो उस समय एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी चलती थी जो 20 रुपए 30 रुपए में मिल जाया करती थी। हमने कहा मेरे पास ये घड़ी है, आप रख लो, जब मैं आऊँगा तो मैं ले लूँगा, आप बना दो इसको। लेकिन किसी भी तरह से वो मानने को तैयार नहीं हुआ और जब नहीं मानने को तैयार हुआ तो साइकिल को पैदल ही लेके, फिर मेरे मामा जी का घर थोड़ी दूर पड़ता था आगे जाके रोहतावा में, तो वहाँ तक मैं 5-6 किलोमीटर मैंने साइकिल को पैदल घसीटा। जब वहाँ गाँव पहुँचा तो मामा जी ने साइकिल बनाई। तो इस तरह से साइकिल का सफ़र फिर से एक बार आपके ज़हन में ताज़ा करता हूँ और लौट के फिर हम घर आए। अब इस क्रम में थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो जो पहला सिलेक्शन उस समय तक मेरा एडमिशन आईआरआई में हो चुका था और इसके पीछे भी एक बड़ी घटना थी। जब आईआरआई का हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आए, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आ गए, ये हुआ कि रिटन क्वालीफाई कर गए। तो रिटन क्वालीफाई कर गए तो जल्दी-जल्दी में थीसिस सबमिट करनी थी। थीसिस सबमिट करने के लिए सारी व्यवस्थाएँ हो गई, थीसिस सबमिशन हुआ और इंटरव्यू लेने के लिए जो एक्सपर्ट आए बाहर से, तो एक कमेंट एक प्रोफेसर साहब ने पास किया, नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ललित जी, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, तुम्हारा एडमिशन आईआरआई पूसा नई दिल्ली में नहीं होगा। तो चूँकि बच्चे ही थे हम लोग, कोई ऐसा तो था नहीं, कोई बहुत बड़े अनुभवी हो गए थे। तो हमारे एक सीनियर थे अशोक पांडे जी, वो बैक से आए और मेरा बड़ा उदास था। उन्होंने आके पीठ पे हाथ रखा, बोले क्या सुन लिया? मैंने कहा ऐसा सुन लिया कुछ कि उन्होंने कहा कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। बोले कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा तो तुम क्या चाहते हो? हमने कहा एडमिशन चाहता हूँ, क्योंकि कौन नहीं जाना चाहता पूसा इंस्टीट्यूट में। आईआरआई एक बहुत बड़ा नाम है जहाँ पूरी इंडिया का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बोले कि तुमने मन में ठान लिया ना? बोले हाँ ठान लिया। तो बोले कि ठीक है, फिर तैयारी करो, फिर इतना क्यों सोच रहे हो, इस बात में क्यों परेशान हो, किसी ने क्या कह दिया। ये बात आई गई हो गई। और जब मैं आईआरआई दिल्ली पहुंचा तो वहाँ पर कुछ धुरंधर थे जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ के आते थे, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब पढ़ के आते थे तो उसको सुन के लोग दहशत में आ जाते थे। जब हम इंटरव्यू के लिए पहुंचे वहाँ पे, तो जो पैनल बैठा हुआ था उसमें वो पहले गए, उन्होंने अपना दिया। तो पूरी यूनिवर्सिटी उसमें इंस्टीट्यूट में चर्चा थी आईआरआई में, क्योंकि वो पहले से वहाँ रह रहे थे, वहाँ पढ़ रहे थे और वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी थी उनको, सबसे सबसे अपना टेस्ट करवा चुके थे, मॉक टेस्ट करवा चुके थे। तो ये बात आई कि सब लोग कह रहे थे कि इनका एडमिशन होगा। हम लोगों ने भी आशा छोड़ दी कि चलो ठीक है, इनका एडमिशन होगा, जब पहले से है तो क्यों बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना। अगले दिन मैं और चंद्रशेखर पांडे जी, संभवतः हरिकृष्ण मिश्रा सर भी साथ में थे, एम्स में इनको दिखाना था चंद्रशेखर पांडे जी को। तो जब वो दिखा के हम लोग लौटे वापस, तो रिक्शे से आ रहे थे, तो हॉस्टल पास, बसंत हॉस्टल के पास से गुजर रहे थे। उसमें हेमंत हॉस्टल जाना था हम लोगों को किसी से मिलने। तो वहाँ से किनारे से एक आवाज आई, अरे तुम ही ललित हो क्या? तो मैं चौंका, रिक्शे पे बैठे थे हम दोनों लोग, तो हम चौंके, बोले हाँ। तो हमें लगा कि यार कुछ बात तो नहीं हो गई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एडमिशन हो गया और तुमने टॉप कर लिया, वहाँ पर एडमिशन तुम्हारा ही हुआ है। तो मुझे लगा अरे मेरा एडमिशन हो गया, बड़ी खुशी हुई, अंदर से खुशी हुई, और हमारे जो दोस्त लोग थे वो भी खुश हुए। उनको लगा कि चलो एक अच्छी सफलता मिल गई और इनको एक पीएचडी करने का मौका मिला। और ये पीएचडी की भी बात बताना चाहूँगा कि पीएचडी करने के लिए क्यों मन में था। मन में इसलिए था कि घर में सारे लोग, मदर फादर सारे लोग पीजी थे। तो एक चैलेंज मम्मी ने दिया था कि पीजी तो हमने भी कर रखा है, अगर तुम हमसे ज़्यादा पढ़ के दिखाओगे तब मानेंगे। तो हम दोनों भाइयों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और हम दोनों भाई ने बाद में पीएचडी किया। मेरे बड़े भाई डॉक्टर रत्नेश कुमार मिश्रा हैं, उन्होंने भी पीएचडी किया
और उनके बारे में एक बताता हूँ कि अक्सर इंटरमीडिएट तक यानी 12वीं तक लगभग मैं उनसे फ्रेंडली थे हम लोग, 1 ही 2 साल छोटे थे। तो आपस में ये रहता था कि कौन ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है। कभी हमने उससे पढ़ा नहीं, लेकिन जब नरेंद्र यूनिवर्सिटी में पहुँचे थे, तो वहाँ एक मैथ का भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था। और चूँकि वो मैथ के माहिर थे भैया, तो मम्मी ने एक दिन कहा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं इनसे? तुम्हारे भाई हैं और अगर तुम पढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा नंबर आ जाए तुमको। तो मैंने सोचा कैसे पढ़ूँ? लखनऊ में पढ़ते थे। लखनऊ से वो संडे-संडे आते थे। तो जब संडे-संडे आते थे तो फिर मैंने एक तरीका अपनाया कि जब मैं उनको स्टेशन पे भेजने जाया करता था, रात में तो लैब में पढ़ते ही थे, जब स्टेशन पे भेजने जाते थे तो वहाँ भी जितनी देर ट्रेन लेट हुआ करती थी और पैसेंजर ट्रेन लेट होती ही थी, तो वहाँ भी हम लोग काफ़ी देर तक पढ़ते थे। इस तरह से एक मैथमेटिक्स जो हमारी सबसे कमज़ोर रही थी शुरू में, वो धीरे-धीरे मेरी सुधरने लगी थी, बड़े भाई की वजह से। अब आईआरआई पे आते हैं। आईआरआई में एक लंबी स्टोरी है, लेकिन फिर भी इसको शॉर्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें तो बड़ी अच्छी थी। एक बार एक घटना हुई और ये घटना ये हुई कि ₹100 हम लोगों को लेट फीस ली जा रही थी, डिवीज़न ऑफ हॉर्टिकल्चर में। हमारे प्रोफ़ेसर डॉक्टर एसके राय हुआ करते थे, बंगाल के थे और बहुत ही मैच्योर और बहुत ही इंटेलिजेंट बड़े नामी प्रोफ़ेसर थे। वहाँ आपको बताऊँ कि सबको प्रोफ़ेसर का दर्जा नहीं मिलता था। सारे प्रिंसिपल साइंटिस्ट तो हो सकते थे, सीनियर साइंटिस्ट हो सकते थे, सब कुछ हो सकते थे, लेकिन प्रोफ़ेसर एक ही हुआ करता था। पूरे डिवीज़न में एक ही हुआ करता था और वो थे प्रोफ़ेसर एसके राय, जो स्टूडेंट के साथ डील करते थे। तो ₹100 की जब पेनल्टी लग गई तो हम लोग थोड़ा एग्रेसिव हो गए। ये हुआ कि जिसने लगाई है उसको थोड़ा-सा धमकाया जाए चल के। तो ये हुआ कि नहीं चलो पहले प्रोफ़ेसर सर से मिला जाए कि वो क्या कहते हैं। तो जब वो उनके पास पहुँचे तो राय सर ने एक बात कही जो मेरे लिए आजीवन मेरे जीवन में आज भी काम करती है। उन्होंने कहा कि यार ₹100 लिया ना? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, एक प्रश्न है तुम लोगों से। मैं था और भानु प्रताप भी थे साथ में और भी प्रामाणिक जी थे। तो बोले कि ये ₹100 में अगर नहीं मिलेगा तुमको, तुम मर तो नहीं जाओगे? ये प्रश्न बड़ा शॉकिंग था और ज़िंदगी को परिवर्तित करने वाला था प्रश्न। जब उन्होंने ये बात पूछी कि ₹100 अगर नहीं मिलेगा तो तुम लोग मर तो नहीं जाओगे? तो आँखें खुली। अरे यार ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ₹100 के लिए हम क्यों परेशान हो रहे हैं? तो उस समय चूँकि फेलोशिप ₹5000 मिला करती थी हर महीने, ₹100 के लोग हम लोग क्यों परेशान हुए? और ये फ़ॉर्मूला उस दिन के बाद से मैंने ज़िंदगी में गाँठ बाँधा और जहाँ-जहाँ हमें दिक्कत आती है, जहाँ-जहाँ हमें लगता है कि कहीं हम फँस रहे हैं या कहीं हम ऊब रहे हैं या कहीं-कहीं हम डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये जो ₹100 है, वो राय साहब ने जो सीख दिया था, वो ज़िंदगी भर याद रहती है। और आपने पिछले अभी कुछ दिनों घटना पढ़ी होगी, एक एक्टर ने कुछ डिप्रेशन में आके कुछ कर लिया। मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ़ यहीं समाप्त नहीं होती है और फेल्योर एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमें लर्न करना चाहिए। मैं शेयर करना चाहूँगा कि पहला प्री मेरा नहीं हुआ था, दूसरी बार मेंस नहीं हुआ, तीसरी बार सेलेक्ट हो गए और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पद पे सेलेक्ट हुए, लखनऊ में पोस्टिंग हुई। चौथी बार फिर नहीं सेलेक्ट हुए, इंटरव्यू में भी नहीं पहुँचे। 5वीं बार एग्ज़ाम दिया, तो थोड़ा वर्दी का चार्म था तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड पे सिलेक्शन मिल गया। जैसे ही उसमें ट्रेनिंग शुरू किया था तब तक अगला रिजल्ट आ गया और उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में सिलेक्शन हो गया। और जब वो सिलेक्शन हुआ तो पहली पोस्टिंग जो मिली वहाँ पे बीएसए के रूप में, तो वो एसोसिएट डीआईएस के रूप में भेजा गया, इटावा भेजा गया और उसमें गवर्नमेंट थी समाजवादी की और उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में बुलाया था। वहाँ काम करना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एजुकेशन रिफॉर्म के लिए वहाँ पे काम किया और काम करते-करते काफ़ी कुछ एजुकेशन रिफॉर्म हुए। जो लोग बाहर से जो कहीं नहीं पास हुआ करते थे, वो आके इटावा में एडमिशन लेते थे और यहाँ पास हो जाते थे। फिर एक सख्ती की गई। सख्ती करने के बाद स्थितियाँ ये हुई कि 27% रिजल्ट आया पूरे ज़िले का। उसके लिए काफ़ी विरोध भी हमें झेलना पड़ा। लेकिन एक अच्छी बात रही कि पूरा इटावा एक साथ खड़ा हो गया था हमारे लिए और पूरा स्टाफ खड़ा हो गया था और जो लोग यहाँ एडमिशन लेके पास होने के लिए आते थे वो धीरे-धीरे यहाँ से पलायन करने लगे। उनको लगा कि यार इटावा में अब सक्सेस नहीं मिलेगी, अब कहीं और देखते हैं, मैनपुरी, औरैया वगैरह जाते हैं। तो एजुकेशनल रिफॉर्म में फिर काफ़ी काम करने का वहाँ मौका मिला। इटावा में बहुत से लोग हैं, बहुत से यादें हैं, सबके नाम नहीं ले पाऊँगा।
लेकिन ये है कि एक बड़ा अनुभव हमारे साथ रहा और उसके बाद आरटीआई पे, चूँकि 2005 में आरटीआई एक्ट पास हुआ था और आरटीआई एक्ट जब पास हुआ तो पहली बार कार्यालय शुरू कर रहे थे, तो हमारे कार्यालय में भी शुरू हुआ, डीआईएस ऑफिस में भी शुरू हुआ, चूँकि एक एजुकेशन बड़ा सेक्टर है, तो बहुत सी एप्लीकेशन पड़ती थी। फिर उस पे जब हमने प्रोएक्टिव मेजर लेकर के उसका निस्तारण करना शुरू किया, तो उसका इफ़ेक्ट ये रहा कि धीरे-धीरे एप्रिसिएशन मिलने लगा और बाद में ये चीज़ नेशनल आरटीआई अवार्ड के लिए नामित हो गई। जब नेशनल आरटीआई अवार्ड के लिए नामित हो गई, ये जो इटावा की आरटीआई में एक्शन हुए थे, तो वहाँ कई कंपटीशन है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से कंपटीशन था। स्क्रीनिंग होते-होते लास्ट में हम लोग 3 लोग बचे। एक हिमाचल के आईपीएस थे, एक महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, सीनियर रैंक के, संभवतः कहीं के डीएम थे, और तीसरा मैं, सबसे छोटा अधिकारी मैं था, जो एसोसिएट डीआईएस था, जो नामित हुआ था। और इसमें बाकायदा एक जूरी बनी जिसने स्क्रीन किया। स्क्रीन करने के बाद इसमें पब्लिक वोटिंग कराई गई और पब्लिक वोटिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आया तो पता लगा कि ललित नारायण मिश्रा को आरटीआई का फर्स्ट अवार्ड जाता है। जब मैं ये घटना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि ये बात जब टेलीविज़न में फ्लैश हुई, तो उस समय घर में टेलीविज़न नहीं था, मैं गाँव पे था, और पिताजी को ये बात मेरी बहन जो मध्य प्रदेश में है, उसने, गुड़िया ने बताई। उसने कहा, पापा, फूफा जी, बोले हाँ, बोले कि भैया ने तो पूरे नेशनल लेवल पे नाम कर दिया। तो बोले क्या हुआ? बोले कि उनको पहला पुरस्कार मिल गया है, आरटीआई अवार्ड मिल गया है। तो पिताजी की जो शब्द थे वो शब्दों में नहीं बयान हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू गिरने लगे उनके। बोले कि तुमने आज जो है बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से भी घटनाएं रही। उसके बाद तो फिर अवार्ड की झड़ी लग गई। फिर उसके बाद इंटरनेशनल अवार्ड भी यूएनईपी का मिला, वो भी इन्वायरमेंट के लिए मिला। वहाँ इटावा में राजीव चौहान के साथ हम लोगों ने काफ़ी काम किया था। उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए मेरी एक रुचि जागृत की। फिर जब वहीं रहते रहते अगला एग्ज़ाम दिया उत्तराखंड का, तो जो पहला एग्ज़ाम था प्री का, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो लोग फेल होने से डरते हैं उनके लिए भी एक शेयर करना ज़रूरी है इसे, कि पहला मैं प्री पास नहीं हो पाया। और जब प्री नहीं पास हुआ तो मुझे लगा यार मैं कैसे आगे बढ़ूँगा इसमें, क्योंकि सर्विस कर रहा था, समय मिल नहीं पा रहा था। फिर लेकिन जब सेकंड बार इसका एडवर्टाइजमेंट निकला 2004 का, तो प्री भी एग्ज़ाम हुआ, फिर प्री पास हुए, मेंस पास हुए और इंटरव्यू में भी फाइनली यहाँ सेकंड पोजीशन जब मिली, तो नवनीत भुल्लर हमारे जूनियर थे, जिनको मैं कभी पढ़ाया करता था, आजकल रुद्रप्रयाग में एसपी हैं। तो इन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि सर, हमने कहा हाँ नवनीत क्या बात है? बोले आप तो टॉप कर गए। तो मैंने कहा अच्छा मैं टॉप कर गया। तो इस तरह से लाइफ कई टर्न लेती है, और इस टर्न में ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आप निराश ना हो। समय आता है हर चीज़ का, और समय के साथ ये है कि हारना सीखना आज के बच्चों में जो बहुत ज़रूरी है, कि एक आध दो ट्रेनिंग तो हम सफलता को तो ज़रूर सिखाते हैं। सारे मैनेजमेंट गुरु यही कहते हैं कि भाई सफल बनो, दौड़ते रहो, लेकिन कोई नहीं बताता जाना कहाँ है। प्रश्न ये रहता है कि ये तो बता दो जाना कहाँ है। और अगर मान लीजिए दौड़ रहे हैं, कभी सफलता नहीं मिली, तो क्या हारने के लिए भी हमने ट्रेनिंग ले रखी है? कभी हार गए तो क्या होगा? तो उसके लिए भी एक हमें कंडीशन होना पड़ता है कि कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है कि आप सफलता ना मिले। बहुत से लोग जो सिविल सर्वेंट हैं, पहली बार में सफल होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा होता है कि कई बार जो है धक्के खाने पड़ते हैं। आपके अनुभव ही हैं जो धक्के खा के आपको आगे बढ़ाते हैं, इसलिए कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो नए एस्पायरेंट्स हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने रेगुलर स्टडी को लगातार बनाए रखिएगा, और ग्रुप स्टडी हमेशा फ़ायदेमंद होती है। हम लोगों के साथ आनंद शुक्ला हुआ करते थे, धीरेन जी हुआ करते थे, बड़े भैया थे। हम लोग लखनऊ में जब रहते थे, तो यहाँ तक स्थितियाँ आती थी कभी-कभी कि चूँकि घर से बहुत नहीं लेना है, तो 2 रुपए बचाने के लिए हज़रतगंज से और यहाँ तक डालीगंज तक कभी-कभी पैदल चलते थे कि 2 रुपए उसके ऑटो के बच जाएँ, और ये हमें भविष्य में काम आएँगे। और इस तरह से अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया, ग्रुप डिस्कशन करके फिर काफ़ी एक अच्छी अपनी पकड़ विषय पे बनाते थे हम लोग। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि एक हमें स्लॉट भी दिया गया है कि आप इतने समय तक बोलिएगा। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जब उसके बाद हम लोग सर्विस में आए, तो किस नज़रिए से हम देखते हैं कि बच्चों को कैसे, या हमारे जो जूनियर्स उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। एक कंटिन्यूअस स्टडी लगातार रहनी चाहिए, इंटरेक्शन रहना चाहिए सीनियर से, और ग्रुप डिस्कशन
के साथ अपने को अपडेट रखने की आवश्यकता होती है। हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी-सी घटना के साथ और मैं आपको शेयर करूँगा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं प्रशासन में आ गया तो चूँकि एग्रीकल्चर पढ़े हुए थे हम लोग, पोखरी में एसडीएम की पहली पोस्टिंग हुई। तो ये हुआ क्या किया जाए यहाँ के लिए? उस समय मनरेगा का एक चार्ज भी एसडीएम को हुआ करता था। तो मनरेगा में सोचा कि क्या किया जाए? तो रंजीत सिन्हा सर वहाँ सीडीओ थे, उनसे डिस्कशन हुआ तो बोले कि तुम बताओ, तो हमने कहा कि चाय की खेती क्या हम करवा सकते हैं क्या? तो बोले हाँ, बिल्कुल करवा सकते हो। तो उन्होंने कुछ पैसे अलॉट किए और इस तरह से पोखरी एक तहसील है चमोली जिले में, जहाँ पर लगभग 20 हेक्टेयर में हम लोगों ने चाय की खेती शुरू कर दी। और चाय की खेती जब वहाँ शुरू हुई तो वहाँ के लोगों को रोजगार एक अलग से जनरेट हुआ। फिर दूसरी पोस्टिंग कर्णप्रयाग होती है और कर्णप्रयाग में एक बहुत बड़ी एंट्री हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने कहा कि सर एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, मंदिरों में पशु बलि होती है, क्या इस पे कुछ काम हो सकता है? हमने कहा कि ट्राई करते हैं, आप लोग अगर साथ दो। तो सबने साथ दिया। तो जब हम लोग पशु बलि रोकने के लिए आगे बढ़ प्रयास शुरू किया हमने, तो जब पशु बलि रोकने के लिए प्रयास शुरू किया तो लोगों को जोड़ना शुरू किया। तोप गांव और सिमली गांव, सिमली में एक बहुत बड़ी संख्या में पशुओं को मारा जाता था। एक मंदिर था, वहां पशु बलि होती थी। तो गांव में जाके हम लोगों ने बात किया, गांव वाले तैयार हो गए, बोले कि ठीक है, हम पशु बलि नहीं करेंगे क्योंकि ये एक रूढ़िवादी संस्कृति है, हम इसकी जगह नारियल चढ़ा लेंगे। दूसरे गांव में गए, वहां भी लोग मान गए। तीसरे गांव में, इस तरह से कई गांव में हम लोगों ने परस्यू कर लिया। एक लंबा समय लगा इसमें परस्यू करने में, लेकिन जिस दिन बलि की घटना होनी थी उस दिन चूंकि फोर्स हमें ज्यादा चाहिए थी तो हमने फोर्स बुला ली। डीआईजी साहब, आईजी साहब, डीएम साहब, सबकी नजर थी कि आज सिमली गांव में क्या होता है, तोप गांव में क्या होता है। जब हम लोग वहां पहुंचे तो सब लोग मान गए थे, सारे लोग, लेकिन एक पंडित जी आ गए तो बोले नहीं, बलि तो होगी। तो हमने कहा कि बलि तो शास्त्रोक्त नहीं है, ये कहीं नहीं वर्णित है कि बलि होनी चाहिए, पशु बलि, वो भी आप उसकी जगह नारियल चढ़ा लो। बोले नहीं, बलि तो लिखी हुई है। मैंने कहा कहाँ लिखी हुई है? तो उन्होंने कहा कि ये बलि लिखी हुई है दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में लिखी हुई है। तो उनको ये नहीं उम्मीद थी कि मैं एक पैंट शर्ट पहना आदमी और दुर्गा सप्तशती के बारे में जो पंडित जी कहेंगे उस पर विरोध कर दूंगा मैं। तो मैंने अपने अर्दली को भेजा गाड़ी पे। मैंने कहा कि जरा दुर्गा सप्तशती उठा लाओ। मैं जानता था इसलिए मैं दुर्गा सप्तशती लेके चल रहा था। तो दुर्गा सप्तशती वो ले आए। अर्दली जब लेके आया तो मैंने पंडित से कहा कि पंडित जी, आप, मैं 7वां अध्याय खोल रहा हूँ, आप इसमें ढूंढ के बता दो बलि कहाँ लिखी हुई है। अब पंडित जी ने 7वां अध्याय पलटा और उसके पन्ने को बार बार पलटे, इधर पलटे, उधर पलटे, इधर पलटे, उधर पलटे। लगभग 10 मिनट बीत गया, वो कुछ बताने को तैयार ना हो। फिर अचानक से कुछ हंगामा हुआ, हम लोग उस भीड़ की तरफ बढ़े और मैंने पंडित जी से कहा था कि आप तब तक यहाँ से हटोगे नहीं, अगर हटोगे तो मैं तुम्हें जो है अरेस्ट कर लूंगा। तब तक आप हटोगे नहीं जब तक आप दिखा नहीं दोगे इस बात को। और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा भीड़ की तरफ, मॉब ने कुछ हंगामा किया होगा, जैसे हम लोग वहां बढ़े, लौट के जब हम आए तो देखा पंडित जी मेरी किताब छोड़ के नदारद हो चुके थे और वो नहीं मिले। लेकिन ये सफलता जो थी पशु बलि रोकने की, एक लैंडमार्क बन गई। और इस सफलता को लेकर के बाद में फिर पौड़ी जिले में भी, बुंखाल में अगले साल ये रिपीट हुआ। वहां से फोन आया, उस फोन के इस घटना के बाद डीएम साहब का फोन आया, डीआईजी साहब का, आईजी साहब का, कि यार कुछ भी नहीं हुआ वहां पे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वहां एक मुर्गा भी नहीं कटा? क्या वहां एक बकरी भी नहीं कटी? तो ये हुआ कि नहीं साहब, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे एक भी पशु बलि नहीं हुई। और ये सिर्फ और सिर्फ वहां की जनता के सहयोग से संभव हुआ, जो एक इंटेलेक्चुअल जनता थी, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो नहीं चाहता था कि इस तरह की घटना या इस तरह की परंपराएं, जो रूढ़िवादी परंपराएं, वो आगे बढ़ती रहें। तो एक सफलता वहां से जब ये मिली तो इसके लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने बाकायदे हमारी टीम को सम्मानित किया। और एक घटना दूसरी जो आगे हुई रुद्रप्रयाग में, 2013, आज 16 जून है, लगभग यही समय था जब वहां एक भीषण आपदा आई थी और काफी लोग उसमें बह गए थे। हमें समझ नहीं आता था कि एक मंदाकिनी नदी, जो छोटी सी नदी है, वो इतना विकराल रूप धारण कर लेगी, और उसने कई मोहल्लों को साफ कर दिया। जब हम लोग रात में रेस्क्यू कर रहे थे, अगस्त महीने की घटना है, रात में लगभग 11 या 12 बज गए थे, टॉर्च की रोशनी से हम लोग हटा रहे, उसको रेस्क्यू कर रहे थे और लोगों को इशारा कर रहे थे जो अपोजिट साइड से कि आप लोग ऊपर चले जाओ, पहाड़ के ऊपर चले जाओ, नीचे बाढ़ बढ़ रही है, ये खतरा बढ़ रहा है, कभी भी ये आपके घर कट सकते हैं। तो जब ये करके हम लोग वापस लौट रहे थे
तो वापस लौटते समय एक अजीबो-गरीब घटना है, इसको शेयर करना चाहूँगा कि जिस रोड से हम आ रहे थे, उस रोड का निचला पार्ट बह चुका था, चूँकि पहाड़ों में नदी के बगल में ही रोड बनाई जाती है और वो रोड नदी के बगल ही थी, उसका निचला पार्ट कट चुका था, ऊपर केवल रोड कहने के लिए रुकी हुई थी। जब हम लोग निकल आए, रोड पार कर गए, एक स्पान को पार कर गए, तो पीछे का हिस्सा पलट गया। पूरी रोड जो है नदी में समा गई। ये घटना हमारे ड्राइवर और सबने देखी, ये घटना सबने देखी। हमारे ड्राइवर ने जब देखी तो वहाँ तो उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो गेस्ट हाउस पहुँच गया तो वो इतना शॉक्ड हो गया कि उसको हार्ट अटैक हो गया और उसको भर्ती कराना पड़ा उसको जाके 1 दिन 2 दिन लगा उसको ठीक होने में, कि यार ऐसा भी होने जा रहा था कि हम पूरे गाड़ी समेत हम लोग पलट जाते उस नदी में। लेकिन ये रहा कि सब लोग बच गए और अगले दिन से ईश्वर की प्रेरणा से हम लोगों ने रेस्क्यू के काम शुरू किए, बचाव के काम शुरू किए। चूँकि मैं अगस्त्यमुनि में ही फँस गया था, चारों तरफ से पानी घिर गया था, तो अगस्त्यमुनि के ही लोगों के साथ हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और वहाँ की जो टीम थी, युवा वर्ग था, वो बहुत ही उन्होंने मनोयोग से हमारा साथ दिया। 10-10 किलोमीटर दूर जाके, 20-20 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने खाद्यान्न बाँटे, लोगों को सहायता की, मदद किया। अच्छा लगता है जब ऐसा काम होता है और किसी की हम सहायता कर पाते हैं और ये तब कर पाते हैं जब हम किसी ऐसे पोस्ट पे बैठे होते हैं। इसलिए मैं अपने जो हमारे जूनियर्स वहाँ पे हैं नरेंद्र यूनिवर्सिटी में, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जब कोई बड़ा काम करना है तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और बड़ी जगह आना भी पड़ता है। आप सोचते हैं अगर बहुत बड़ा है लेकिन आप बड़ी जगह आने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो फिर स्थितियाँ आपके उतनी ही रहती हैं कि आप दूर से दर्शन करते हैं। सिस्टम में रह के जो सिस्टम को हम सुधारते हैं, वो सिस्टम के बाहर सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे सुधारते हैं? एक एग्ज़ाम्पल छोटा-सा और है कि कर्णप्रयाग में जब हम लोग थे तो उस समय 10-11 की बात थी। इस समय इतने इंटरनेट का ज़्यादा जो आज एंड्रॉयड फ़ोन इस तरह का नहीं थे ज़्यादा उस समय। तो एक ये हुआ कि लोग प्रमाण पत्र बनवाने आते थे। प्रमाण पत्र जब बनवाने आते थे तो उनको फिर बार-बार आके पूछना पड़ता था कि मेरा प्रमाण पत्र बन गया कि नहीं बन गया। और हम लोगों की एक टीम है पूरी ऑल ओवर इंडिया जो हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें आपस में बात करते हैं हम सारे ऑफिसर्स कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये हुआ कि एसएमएस सिस्टम शुरू किया जाए, ये हमारी अपनी सोच थी। एसएमएस एसएमएस सिस्टम शुरू किया गया और इस एसएमएस सिस्टम की इतनी सफलता रही कि जैसे किसी का प्रमाण पत्र बन गया तो उसको पूछने नहीं आना पड़ता था। उसको एसएमएस मिल जाता था कि आपका प्रमाण पत्र बन गया है, अब आप आके यहाँ से ले जाइए। और ये जो घटना थी कहने के लिए छोटी आपको लग रही होगी, लेकिन बाद में इसका इम्पैक्ट इतना रहा कि कई जगह एसएमएस सिस्टम शुरू हुआ और हमारी चूँकि फर्स्ट स्टोरी थी, तो इसको इंडिया टुडे ने कवर किया और इंडिया टुडे ने बाकायदे आधे पेज में इसको पूरा स्थान दिया कि टेक्नोलॉजी ने कैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया और कैसे टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन को बदल रही है। मैं समझता हूँ कि हमारी आज की जो वार्ता है वो काफ़ी गुज़र चुकी है और बहुत संघर्ष होते हैं। कभी-कभी एक ऐसे ही आपको याद आ गया फिर से बता दूँ कि लखनऊ से एक बार हम लोग मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे थे। तो लखनऊ से जब बैठे, मैं और मेरे बड़े भाई थे, सागर में सेंटर था। तो लखनऊ से झांसी तक लगातार जनरल बोगी में खड़े थे। न टॉयलेट जाने का मौका, न बैठने का मौका, न कहीं हिलने का मौका और इस तरह से भी जाके एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया हुआ है। और आज की डेट में नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उसके लिए हम ट्यून्ड थे, इतने संघर्ष किए थे, इतनी क्षमता थी, विकसित हो गई थी या कहिए उसके लिए मूड था कि नहीं ये कर गुज़रना है। तो वो सब सारी घटनाएँ झेल के भी हम लोग आगे बढ़ते रहे और लैंप जैसी चीज़ों में भी जो हमारे ज़माने के लोग हैं उन्होंने पढ़ाई की है। मैं पूरी टीम को फिर से एक बार जो एनडीओ टीम मस्ती टीम है हमारी, ये बहुत ही बहुत ही ये लोग इंटेलिजेंट हैं और जिस तरह से इन लोगों ने हमें पकड़ लिया है, बुला लिया है, मैं समझता हूँ कि ये इनकी खासियत है और अच्छा ये लोग लाते रहेंगे ढूँढ-ढूँढ के। मैं लास्ट में एक चीज़ और छोटा-सा आपको बता के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि आप जो सोचते हैं, कभी-कभी वो चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं और जब आप किसी चीज़ को बदलने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए उसका हिस्सा बनना पड़ता है, उसका पार्ट बनना पड़ता है और सोच ही होती है जो एक ठोस परिणति में बदल जाती है। मैं दिखाना चाहूँगा एक फ़ोटोग्राफ है, ये मैं जब पढ़ाई कर रहा था और लखनऊ में तैयारी कर रहा था, तो मैंने काट के रख लिया था। ये लगभग 2000 के आस-पास की घटना है। मैं अगर आप देख सकें तो इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें 3 लोग हैं और तीनों आप जानते होंगे, श्री श्री रविशंकर हैं, दलाई लामा जी हैं और अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं इनसे तीनों से कभी मिलूं
और एक इच्छा थी, जानता था, ये भी लगता था मुश्किल कि कैसे तीनों लोगों से मिलूँगा, कैसे एक साथ के साथ कभी भेंट हो पाएगी क्या? कोई कहीं पे है, कोई बंगलौर में है, कोई दिल्ली में है, कोई हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ऐसा होता है। और मैं आपको दूसरा जो फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ, वो यही कह रहा है कि ये तीनों मेरे साथ हैं। मैं आपको ये तीनों फ़ोटो दिखाता हूँ। मैं स्पेशली आपके लिए लाया हूँ कि ये 2015 से और 17 के बीच में इन तीनों शख्सियतों से मुलाकात हुई और बातचीत हुई, इनसे प्रेरणा मिली। तो ऐसा होता है लाइफ में, जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं और कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको लगता है कि समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, तो कहीं-कहीं सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है और बड़े काम के लिए छोटा सैक्रिफाइस मायने नहीं रखता है। एक बड़ा काम के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुमति चाहूँगा। आज ही सारी बात नहीं बताऊँगा। फिर कभी अगर मस्ती मंच ने तो चाहा था सब मुँह बता दूँ, लेकिन मैं भी इनका सीनियर तो वही हूँ। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आपसे मिलेंगे। मेरे सभी गुरुजनों को फिर से प्रणाम करता हूँ, मेरे साथियों को प्रणाम करता हूँ और मेरे जूनियर्स, उनको फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो भी और हमारे साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी की उपस्थिति को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स वेरी मच।